हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएससी 2020 फिजिक्स सेक्शन का डिस्कशन और स्लॉट 1 का डिस्कशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक जीटीएससी का एग्जाम नहीं दिया है तो मेक श्योर कि नेक्स्ट स्लॉट में आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें और विदाउट फर्दर डिले हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज कि मंडे को यानी कि 22 ऑफ जून को हम एक इंपॉर्टेंट वर्कशॉप रखने वाले हैं, तो मेक श्योर कि इस वर्कशॉप को आप लोग जरूर अटेंड करो। टाइमिंग एंड डिटेल्स विल बी अपडेटेड टू यू वेरी सून। ऑल राइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंस आप लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अटेम्प्ट कर रखा है, तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड सॉल्विंग टू इट। तो इनमें से कौन से हम लोग रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते यूजिंग 3-4 ओम रेजिस्टेंस? तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो 4/3 आ जाएगा, तो बी कैन बी ऑब्टेन्ड। और तीनों को सीरीज में कर दोगे तो 12 कैन बी ऑब्टेन्ड। और अगर आप ऐसे अगर इनको कनेक्ट करते हो तो 6 ओम कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। जो 4 ओम है बस इकलौता वही ऑप्शन है जो आप अटेन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई और ई तो करेक्ट है, लेकिन आर की जगह पर डेविएशन होना चाहिए और डी की जगह पर आर होना चाहिए, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहां पर 18 वॉट की हम लोग को पावर चाहिए एंड पावर कैन बी रिटन एज I²R। तो यहां से अगर आप करंट की वैल्यू निकालते हो तो 3 एम्पियर, तो मैक्सिमम करंट जो रेजिस्टेंस ए में जा सकती है दैट इज 3 एम्पियर। और फिर बी और सी में जो करंट जाएगी वो 3 एम्पियर डिवाइड हो जाएगी, तो हाफ हाफ आ जाएगा, सो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास जिसका मास दे रखा है और डेंसिटी नोन है, रेजिस्टिविटी भी नोन है। तो रेजिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं क्यूब बना देता हूं रफली, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि क्या पूछा जा रहा है। ऑल राइट, तो इस फेस और इस फेस के बीच में हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। क्यूब की साइड को लेट से मैंने अज्यूम कर लिया ए, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा वो A²। तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज रो ए डिवाइड बाई A², यानी कि रो अपॉन ए। रो इज नोन, ए निकालना है, तो ए निकालना बहुत आसान। मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू क्यूब का वॉल्यूम। तो ए यहां से अपने पास आ जाएगा m डिवाइड बाई रो रेज्ड टू पावर 1/3। तो मास की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देना, क्यूब रूट ले लेना, ए आ जाएगा, ए की वैल्यू यहां पुट कर देना, रेजिस्टेंस आ जाएगा। जस्ट बी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस, वो आप लोग स्मार्ट हो, अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, रवि भाई साहब ने कुछ तो किया है, सनलाइट को स्पेक्ट्रम में डिवाइड करना चाहते थे और फर्दर डिवाइड करना चाहते थे, लेकिन बेचारा फेल हो गया। और उसने कांड क्या किया कि उसने जो सेकेंड प्रिज्म है जो कि फर्स्ट प्रिज्म के आइडेंटिकल था और उसको इन्वर्टेड पोजीशन में लगा दिया। तो देखो कैसे, जैसे ये हो गया अपना फर्स्ट प्रिज्म, उसने सेकेंड प्रिज्म को ऐसे इन्वर्ट करके लगा दिया। तो यहां से जैसे व्हाइट लाइट गई, यहां पर वो डिस्पर्स हुई और वो जो डिस्पर्स्ड लाइट थी वो इधर पहुंची और फिर यहां पर वो वापस उसका डिस्पर्शन कैंसिल हुआ और वो ऐसे चली गई। तो सिंस दोनों जो प्रिज्म थे वो सेम मटेरियल के थे, तो जितना डिस्पर्जन फर्स्ट प्रिज्म ने क्रिएट किया उतना ही डिस्पर्जन सेकंड प्रिज्म ने क्रिएट किया। बट सेकंड प्रिज्म को हम लोगों ने उल्टा करके लगा रखा है, तो इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्पर्जन क्रिएट कर दिया। दोनों डिस्पर्जन मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो व्हाइट लाइट एंटर की थी, व्हाइट लाइट ही एग्जिट कर जाएगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें तो सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है, बस ये करना था। अच्छा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, व्हेन करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो फोर्स का अगर आप वेक्टर फॉर्म देखो तो वो ऐसा होता है, और अगर वेक्टर से फेमिलियर नहीं हो तो वो ऐसा। थीटा यहां पे एंगल किसके किसके बीच में, करंट एलिमेंट और बी के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। दोनों अगर पैरेलल हो गए तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0।
सिंपल। अच्छा, ये तो सीधे आप लोग को करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखो, फिंगर्स को कर्ल करो तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स ईस्ट आ जाती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, 1/3 साइज की बन रही है, फोकल लेंथ दे रखी है, पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए, v की वैल्यू निकालना है। तो देखो 1/u इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1/f, ये तो हो गया अपने पास फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन, एक काम करते हैं, एक नया फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस नहीं करता, हम लोग को v के टर्म्स में आंसर चाहिए, v से मल्टीप्लाई कर दिया तो v/u आ गया, +1 आ गया और v/f आ गया। v/u कैन बी रिटन एज -m बिकॉज m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u होती है। यहां पे +1 आ गया और v/f आ गया। 1 को आप लोग राइट हैंड साइड में ले जाओ तो अपने पास -m जो आ जाता है वो v/f -1, तो m की वैल्यू आ जाती है f -v/f। अब सिंस ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है जिसमें हम लोग को u की जरूरत नहीं है, तो फोकल लेंथ पता है, मैग्निफिकेशन पता है, सीधे v आ जाएगा आपके पास। एंड मेक श्योर कि सारी क्वांटिटीज को आप लोग विद साइन पुट करो। तो यहां पर मैग्निफिकेशन, सिंस इमेज वर्चुअल बन रही है तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, एंड कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी +12। यहां पे आप पुट कर दोगे, v की वैल्यू आ जाएगी। तो सी ऑप्शन आ रहा है, कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना। अच्छा, पर्सन की मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 125, यानी कि अगर 125 के पास में ऑब्जेक्ट आ गया, 125 से पहले तो नहीं दिखेगा, और वो 25 सेंटीमीटर पे कुछ अखबार रख के पढ़ना चाहता है, तो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 125 में बननी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग को u की वैल्यू पता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऐसे, तो v की वैल्यू पता है, इमेज बननी चाहिए 125 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ निकालनी है। तो सीधे आप लोग यहां पर जो लेंस फॉर्मूला है वो यूज कर लेना, बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो अपनी आंखों के सामने चश्मा लगाएगा जैसे मैंने लगा रखा है, और उसमें रिफ्रैक्शन होगा, लेंस की तरह बिहेव करेगा। लेंस फॉर्मूला लगा देना, u और v को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें तो सीधे नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला था। आपको हमेशा 360/θ निकालना होता है, और अगर 360/θ इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर है जो कि इस केस में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है, सीधे आंसर आ जाएगा। अच्छा, पावर की रेटिंग दे रखी है, वोल्टेज को हम लोगों ने हाफ कर दिया, तो पावर क्या होती है, v²/r। अब न्यू पावर जो होगी, तो वोल्टेज को अगर आपने हाफ कर दिया है और रेजिस्टेंस सेम है तो ये आ जाएगा v²/4r, यानी कि जो ओरिजिनल पावर थी उसका 1/4 हो गया। तो ओरिजिनल पावर 100 थी, उसका 1/4 कर दोगे, 25 वॉट, आंसर। सिंपल, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो वायर्स हैं जिनकी लेंथ दे रखी है, ओके, उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अगर एरिया सेम। ओके, तो ऐसे दो रेजिस्टेंसेज हैं, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2। तो R1 हो जाएगा अपने पास ρl/A, एंड R2 हो जाएगा अपने पास 3ρ×L, इसकी लेंथ 2L है, तो 3ρ×2L/A। एंड फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको ऐड कर देना, 6 आ रहा है तो 1/6 प्लस 1, 7/6 का उल्टा कर दोगे, 6/7। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों से आराम से निकालते बन जाएगा। ऑब्जर्वर प्लेन मिरर की तरफ, स्टेशनरी प्लेन मिरर की तरफ 6 की स्पीड से जा रहा है, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे 6 की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मिरर से हमेशा सेम रहती है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट 6 मीटर मिरर के पास आया तो इमेज भी 6 मीटर पास में आ जाएगी इन 1 सेकंड। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ रही है वही इमेज की वेलोसिटी होनी चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आनी चाहिए।
तो ये हो गई वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। अगर इमेज चुपचाप से पड़ी होती तो वो 6 की स्पीड से आती हुई दिखाई देती। अब अगर आपका फ्रेंड मान लो कि अगर चुपचाप खड़ा हुआ है और आप अगर उसकी तरफ जा रहे हो तो जितनी आपकी स्पीड है उतनी स्पीड से वो आता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आपका जो फ्रेंड है वो भी आपकी तरफ भागना स्टार्ट कर दे तो उसके पास आने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 और 6 को ऐड कर दोगे 12 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है और बस यही चीज यूज करनी थी। इसका आंसर सीधे अपने पास बी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो प्रेप चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस GTSC पेपर केमिस्ट्री पार्ट स्लॉट 1। ओके, इससे पहले मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं, जिन लोगों ने इस पेपर को नहीं दिया है नेक्स्ट स्लॉट में जरूर पेपर को अटेम्प्ट करें GTSC को, और मंडे को हमारा जो वर्कशॉप है उसे जरूर अटेंड करें। चलिए तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रेट ओर आर रेयरली अवेलेबल। ओके, रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं इसको बताता हूं इसका आंसर कैसे होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका कई जगहों पर एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, है ना, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो जनरली कहीं पर नाइट्रेट अगर बनता भी है तो कहां चला जाता है, आपके ओशियन में बारिश के थ्रू धुल कर वो पानी में चला जाए। बट एक रीजन ये नहीं है, आपने पढ़ा होगा कि अक्सर जो ओर्स होते हैं वो कहां पाया जाता है, ऑक्साइड में, सल्फाइड में। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो एक्टिव एटमॉस्फेयर है वहां पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नीचे जो आपका जो क्रस्ट है वहां पे सिलिका है। तो जो एक्टिव कंपोनेंट जहां जहां पर होता है उससे रिएक्शन करके हमारा ऑक्साइड बनाता है मेटल। तो जनरली नाइट्राइट कब बनेगा, जब नाइट्रोजन मिलेगा, और नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन से जल्दी रिएक्शन कर भी नहीं पाते ये लोग। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्राइट बनना पॉसिबल नहीं है। तो इस नजरिए से क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन हाई होने की वजह से जनरली मेटल अपने फ्री स्टेट में होता है तो नाइट्रोजन से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो इस अंदाज में आप ए आंसर इसको कर सकते हैं कि दोनों सही है और उसका रीजन भी सही है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगहों पे आंसर अलग अलग आपको मिल सकता है। चलिए बी, ए मेटल अकर्स इन नेचर एज इट्स ओर एक्स। ओर का नाम है, ओर है एक्स, विच इज हिटिंग इन एयर कन्वर्ट टू वाई, जिसको हिट करने पे वाई बना देता है, कुछ बनता है ना। एक्स को हिट किए तो हमारा वाई बना। वाई रिएक्ट विथ अनरिएक्टेड ओ, तो एक्स वाई से फिर रिएक्शन कर जाता है और मेटल दे देता है। यार ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको मैं देखते के साथ पहचान गया, ये कॉपर है एक्चुअली। इसका रिएक्शन क्या है यहां नोट कर लीजिए, क्यूपरस सल्फाइड। जब ये मेटलर्जी जब आप पढ़िएगा तो आपको ये सब आएगा, इसको ऑटो रिडक्शन बोलते हैं, आप क्लास 9 10th में है भी ये शायद। तो पहले क्या बनेगा, क्यूपरस ऑक्साइड, ये वाई बना और ये एक्स है, और SO2 गैस रिलीज होता है। ये फिर क्या करेगा, इससे रिएक्शन कर जाता है, ये रिएक्शन, और मेटल को फ्री कर देता है। ये कॉपर है, इसको हम ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, ए सर्टेन सैंपल ऑफ एलिमेंट जेड कंटेनिंग 60% ऑफ, यार ये तो बहुत इजी हो गया। इसके दो आइसोटोप्स हैं, दो आइसोटोप्स हैं, आपको पता है इसका परसेंटेज है 60 और इसका परसेंटेज है 40। बहुत छोटे क्लासेस में पढ़े थे, क्या होता था, एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका परसेंटेज मास इंटू परसेंटेज प्लस 71 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। कितने लोगों को याद है ये, कितने लोगों को याद है ये? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो 71 से ऊपर नहीं जाएगा, 69 से नीचे नहीं जाएगा, तो आंसर इसका ए ही होगा। ठीक है, तो आप ये करके देखा, यही किया होगा ना बच्चों, इसका मास इंटू इसका परसेंटेज, इसका मास इंटू इसका परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, तो 69.8 आंसर हमारा आ रहा है। ओके, आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, ए इज द राइट आंसर। फोर्थ में आते हैं, ए सबस्टांस एक्स रिएक्ट विथ अनदर सबस्टांस वाई, एक्स प्लस वाई, टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट वाई एंड जेड, और जेड जो है गैस है। ओके, इफ ए मिक्सचर ऑफ गैस जेड एंड अमोनिया
if a mixture of Z and ammonia is passed through the aqueous solution of W, या ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये क्लास 10th में भी है, 11th में भी है। तो क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड द सबस्टांस, याद आ रहा है किसी को, ये एक्चुअली NaHCO3 बनता था। तो NaHCO3 किससे किससे बनता था, NH3, CO2, NaCl और वाटर, जिसको एक्वस ब्राइन बोलते थे। तब हमारा क्या बनता था, NaHCO3, जिसको आगे जाकर सोल्वे प्रोसेस के नाम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गैस कौन सा है, CO2 है। ये गैस कौन सा हो गया बच्चों, CO2, तभी तो अमोनिया के साथ मिलाया है ना। और W क्या हो गया आपका, एक्वस। देखते हैं एक बार, इसका मैंने रिएक्शन यहां पे पुट किया है, देखिए। तो Na2CO3 को जब हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, NaCl विथ H2O प्लस CO2, ठीक है। और NaCl H2O CO2 अमोनिया मिलकर क्या बनाता है, NaHCO3। तो आपका क्या हो गया, X एंड Y पूछा था, ठीक है। कितने लोगों को अब समझ में आ गया, तो X एंड Y क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया X एंड ये हो गया Y। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, A। राइट हो गया आंसर A। सब किसी को कोई दिक्कत है, ये आपके क्लास 10th का पार्ट है, क्लास 11th दोनों में पढ़ना है इसे, सोल्वे प्रोसेस कहा जाता है इसे। ठीक है, बहुत इजी है। मतलब मुझे ये गैस रिलीज करवाना था, जिसके केस में गैस आएगा और आपका सोल्वे प्रोसेस का रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मजाक हो गया ये तो। C प्लस O2 क्या बनाता है, CO2। इसका मोलर मास क्या होता है, 12 ग्राम। इसका क्या होता है, 32 ग्राम। इसका क्या होता है, 44 ग्राम। ठीक है, अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, C प्लस O2 विल गिव CO2। इसको लिया आपने 32 ग्राम और ये लिया 6 ग्राम। बच्चा इसको चाहे जितना मर्जी ले लो, अगर ये रहेगा ही नहीं तो रिएक्शन किससे करेगा। तो 12 ग्राम रिएक्शन करता है 32 ग्राम से, तो 6 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा, मात्र 16 ग्राम से। तो ये कितना बनेगा, इसका 6 ग्राम कंप्लीट इस्तेमाल हो जाएगा और इसका 16 ग्राम, तो कितना बनेगा, 22 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत, अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है ये, चाहे इसको 218 टन ले लो, 220 किलो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी क्वांटिटी कम है। सो दिस विल डिसाइड द हाउ मच प्रोडक्ट इट विल फॉर्म। सो 12 ग्राम कार्बन विल फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2, सो 6 ग्राम कार्बन विल फॉर्म 22 ग्राम ऑफ CO2, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन को यहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन को जितना चाहिए 6 ग्राम के लिए है। तो राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस बॉन्ड प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल आर रिस्पेक्टिवली। देखते हैं क्या आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, CH3CHO। तो इसको अगर आप बनाना चाहो स्ट्रक्चर से, ये एल्डिहाइड है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। आई होप सबको क्लियर है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ निकाल लो। तो बच्चों मैं यहां पे आसान करने के लिए मैंने ये लेकर आया था, CHHH, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। सर दिस इज इथेनॉल। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन है, तो कार्बन से थ्रू कितने आ गए, 12। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 24। तो ये और ये तो आंसर होगा नहीं, सिर्फ 24 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है बच्चों, सी। देख लीजिए क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14। तो ये आंसर हो गया सी। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 इलेक्ट्रॉन। C is the right answer. Next, compound X on a strong heating in a boiling tube gives a reddish brown fume and a yellow residue with few drop of sodium hydroxide. And residue with a few drop of sodium, a white precipitate appeared. Identify the cation and anion present in the compound X. Okay, तो बच्चा ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, कोई भी नाइट्रेट हो वो O2 देगा ही देगा, साथ ही साथ NO2 देगा और साथ में मेटल अपना ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड। तो आपको पता है NO2 रिलीज कौन करेगा, नाइट्रेट। तो सल्फेट आंसर होगा नहीं, क्लोराइड आंसर होगा नहीं, तो नाइट्रेट में ही आंसर हो सकता है।
और येलो रेसिड्यू किसका होता है? पीबीओ का, तो लेड ही आंसर होगा। किसका होगा? लेड आंसर होगा। इज देयर एनी डाउट? सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, पिक द लुईस एसिड अमंग द फॉलोइंग। लुईस एसिड किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। तो आप BF3 में आ जाओ। एफ एफ एफ। बोरोन के पास 2 4 मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड। सी इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब्स लाइट इतना हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4.6201 इंटू दिस मच। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन नैनोमीटर विच पार्ट ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। बी है इसका राइट आंसर। देखिए कैसे, आपको पता है लेमडा क्या होता है? सी बाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, लेमडा निकालना है। तो दिस इज द लाइट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो कुछ नहीं करना, लाइट ऑफ स्पीड को फ्रीक्वेंसी से हमें डिवाइड कर दिया, तो मीटर में आ गया। 10 to the power -9 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। तो इसे जब कन्वर्ट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है बच्चों? आप देख लो, इसका राइट आंसर क्या आ रहा है? इसीलिए बी एग्जैक्ट आंसर इसका आ रहा होगा। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो या एंडोथर्मिक हो, ये सब केमिकल रिएक्शन है जनरली, तो यहां पे होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं होगा। तो ए एंड सी दोनों हो जाना चाहिए। सो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट 11। व्हाट हैपेंस व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज टेकन इन ए सिलेंडर कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपको पता है अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा वॉल्यूम में फैला होगा, तो उसके आपस में कॉलिजन क्या होंगे? कम होंगे, टकराने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसको कॉम्प्रेस कर दोगे मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी टकराएगा। तो नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। बट ये कभी थोड़े होगा कि कॉम्प्रेशन कर दोगे तो O2 से O3 बन जाएगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम को कम करने से उनका एनर्जी नहीं बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। सो आंसर सिर्फ होगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ए ओनली, ठीक है। यहां आइए, कंसिडर द फॉलोइंग एज ए पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल ग्रुप 13 to 17। ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। मतलब बोरोन फैमिली से लेकर आपको फ्लोरीन फैमिली तक जाना है, पता कीजिए। सो वी पहले ऑप्शन में VYWZ आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X, सरासर झूठ बोल रहा है। जितना नीचे होगा और लेफ्ट साइड में होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और इधर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो ये तो बहादुर। और पूछा क्या है? स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये गलत है, ये गलत है। VWXY आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Z, ये कैसे बोल रहा है बच्चा? फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये तो सरासर झूठ बोल दिया, ये भी गलत हो गया। एटॉमिक साइज ऑफ Y इज ग्रेटर देन W, ये और गलत बोला है। आपने क्या पढ़ा? लेफ्ट टू राइट जाने में साइज घटता है, तो Y छोटा होगा W से, ये भी गलत हो गया। एटॉमिक साइज ऑफ W इज ग्रेटर देन X, ये क्या मजाक है ना। सो एल्यूमिनियम क्या नीचे थैलियम से बड़ा हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, नीचे जाने पे साइज बड़ा होता, तो ये भी गलत है। तो यानी कि चारों के चारों गलत है इसमें। सो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए पार्टिकल यूज्ड इन अल्फा पार्टिकल है बच्चों, ये अल्फा है। यूज्ड इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग, यूज्ड इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है आप खुद बताइए? हीलियम 2+ बोलते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 0, 2 था वो भी आपने निकाल दिया। प्रोटॉन हो जाएगा 2 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 2। सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग जस्ट द कलेक्शन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो बेस्ट आंसर क्या बन रहा है? सी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द पार्टिकल विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस of an atom without changing chemical properties are called। केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो पार्टिकल विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो कभी जाएगा नहीं, तो क्या हो सकता है? जिसकी चार्ज 0 है, प्रॉपर्टी कुछ ना बदले,
ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे न्यूट्रॉन्स आंसर हो सकता है। द पार्टिकल, सबको क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल था, बहुत इजी सा सवाल था। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है? हमारा डिसाइड करता है। और अगर प्रोटॉन को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर पहले ही एटम न्यूट्रल है, ठीक है, और प्रोटॉन बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो न्यूट्रॉन को ही बढ़ा सकते हैं अगर चांसेस होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट, ए हाइड्रोकार्बन हैज ए मोलिकुलर फार्मूला C6H12, ओके, इट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ये बड़ी कमाल की लैंग्वेज है। इसको आपने हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश की और ये नहीं ऐड हुआ। इसका मतलब यहां ना तो कोई डबल बॉन्ड है और ना तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि अल्कीन होगा, ऐसा नहीं है। अल्कीन और साइक्लोअल्केन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो ये साइक्लोअल्केन है, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन, ना तो क्लोरीन से रिएक्शन करके ये बना रहा है और ना ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बना रहा है। बट इसका फॉर्मूला किससे मिल रहा है? CnH2n से। तो ये अल्कीन नहीं, साइक्लोअल्केन होगा। और दूसरा, ना H2 का एडिशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, मतलब सिर्फ यहां पे सिंगल बॉन्ड है और ये अनसैचुरेटेड होगा नहीं। और दूसरा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये ओपन चेन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये साइक्लोअल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोअल्केन। तो A and B 4 इसका आंसर होगा। सो राइट आंसर इज B। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए हों। और जिन बच्चों ने अगर गलती हुई है तो घबराइए नहीं, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। मिस्टेक से सीखना ही सबसे बड़ी लर्निंग होती है। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, अगले स्लॉट में जरूर इसमें अपीयर हो और मंडे को जो हमारा वर्कशॉप उसको जरूर अटेंड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। बाय। Hello students, how are you? So now we'll be discussing the solutions of the class 11 JEE paper slot 1 JTSE 2020. Okay students, let's look at this question. Secant theta plus tan theta is x. So we know that secant square theta minus tan square theta is 1. That means that secant theta minus tan theta will be equal to 1 divided by secant theta plus tan theta. So that's 1 by x. Now let's do one thing students. Let's call this equation 1 and let's call this equation 2. So we will be doing 1 minus 2. So 1 minus 2 will mean secant theta will cancel. So 2 tan theta is equal to x minus 1 by x. That is x square minus 1. So tan theta is x square minus 1 by 2x. That means answer should be Delhi, right? Okay students, let's go to next question. What is the least number that is divisible by all the natural numbers from 1 to 10? So students, in this question, you should be taking the LCM of all the numbers from 1 to 10. Now we know that the LCM is the product of the highest powers of all the prime factors in the prime factorization of the numbers. So what are the prime factors? Firstly, let's write them. 2, 3, 5 and 7. Now let's think about highest powers. We'll go up till 2 cube, that is 8. 16 is not here, so 2 power 4 will not occur. 3 square because we have 9, 5 power 1 because we won't go to 25 and 7 power 1 because we won't go to 49. So students, this comes as 72 into 35, which will be 2520. Right students? Okay. So this answer is C. Let's go to the next question students. First and last term of AP are A and L. If S is the sum of the terms and common difference is this, find K. So students, we can say that the last term is equal to A plus N minus 1 times D. We can also say that the sum is N by 2 times A plus L. So we can say that if we substitute the value of N from this equation to that equation, we'll have L is equal to A plus, what is N students? 2S by A plus L minus 1. Now students, we'll write L minus A as
we'll take L plus A in the LCM. We have 2s minus A plus L times D. So now D becomes L square minus A square by 2s minus A plus L. So if you compare this with this, students, we have K equal to 2s. So answer is B. If 2 is the root of this equation and this has equal roots, then Q is what? So students, 2 is a root. That means if we put 2 here, we have 2x plus 16 equal to 0. That means, 2b plus 16 equal to 0. That means b must be equal to minus 8. And this equation has equal roots. So let's put the determinant of this equation as 0. So b square must be equal to 4q, students. That means that q must be equal to b square by 4, that is 64 by 4, that is 16. So C. Okay, students, next question. This polynomial has 2 zeros, minus 2.5. It leaves a remainder of 12 when divided by x minus 2. Find ABC. So since zeros are these two, let's take the sum of zeros, that is sum of roots. Sum of roots is minus 3 by 2, and that is equal to minus b by a. That means that 3a equal to 2b. And the product of roots, that is minus 1, is equal to c by a. That means c equal to minus a. And then students, the remainder is 12 when divided by x minus 2, which means p of 2 must be 12, remainder theorem. So let's calculate this. This will become 4a plus 2b plus c equal to 12. Okay, students. So let's substitute the value of 2b as 3a from equation 1 and c as minus a. So students, we have a is 2, that means b is 3 and c is minus 2. That means answer A. Answer is A. If x is this, y is this, and z is this, find this quantity. So students, x square by a square is nothing but secant square theta into cos square phi from here, plus y square by b square is nothing but secant square theta into sine square phi, that is from here. So this is equal to secant square secant square theta and we take this common, you will get 1, cos square phi plus sin square phi is 1. This is 1 plus tan square theta, that is 1 plus from here, let's write tan square theta as z square by c square. That means, students, the option was Delhi, D. If sum of first n even natural numbers is equal to k times the sum of n odd natural numbers. So students, let's call this sum as S1 and let's call this sum as S2. So S1 equal to 2 plus 4 plus 6 up till n terms. That will be equal to n by 2, 2a plus n minus 1 times d. Let's cancel the 2. So we have n times 2 plus n minus 1. So this becomes n into n plus 1. This is S1. Let's calculate. So we are also given that S1 equal to k times S2, right? So we'll find k from here. Let's calculate S2. S2 is 1 plus 3 plus 5 up till n terms. That's n by 2 times 2a plus n minus 1 into d. That's n times 1 plus n minus 1. That is n square. Now k is S1 by S2, students. So this divided by n square will give you n plus 1 by n. That is answer is D. If the equation has equal roots, then, so students, the discriminant must be 0. B square is equal to 4ac.
Now we can see that a square c square will cancel on both sides and b square d square also cancel on both sides. So this side we have only 2abcd. Right hand side we'll have a square d square and b square c square, because the other two terms will cancel, students. So this is same as saying AD minus BC the whole square is 0. That means AD equal to BC. That means option B, students. If parabola passes through these 3 points, find A plus B plus C. So that means that P of -1 is 12. That means A minus B plus C is 12. P of 0 is 5. That means C is 5. P of 2 is -3. That means 4a plus 2b plus c is -3. Now we can put this c over here as well as here. So we have a minus b equal to 12 minus 5, that is 7, and over here we have 4a plus 2b equal to -8. Now we can substitute the value of a from here. So a is what? B plus 7. So 4 times a plus 2b equal to -8. That means 6b is -36. That means b is -6. So now here let's calculate the remaining quantities. A is b plus 7, that is 1, and c was 5 as this. So if we add these two and this, a plus b plus c, we are getting 0. Answer is B. If sin theta plus sin square theta is 1, then cos square theta plus cos square. So from here we get sin theta is 1 minus sin square theta, that is cos square theta. That means that this term is nothing but sin theta plus sin square theta, right? Because cos square theta is sin theta and cos power 4 theta will be sin square theta, and this value is already 1 given in the question. That's why the answer is 1B. This simplifies to what? Let's take LCM, students. You get sin squared theta plus 1 plus cos theta whole square. So 1 plus 2 cos theta plus cos squared theta. So you get 2 times 1 plus cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. 1 plus cos theta gets cancelled. Answer is A. Let's take this as x. We need to find this. Let's square these two equations and add them. So you got a square and in common cos square theta plus sin square theta, which is 1, plus b square and sin square theta plus cos theta, which is 1. And here you get minus 2ab sin theta cos theta. Here you get plus 2ab sin theta cos theta. So both cancel off, and on the right hand side you get c square plus x square. So we needed to find x. X becomes plus minus root over a square plus b square minus c square. That means option is B. Cyclic quadrilateral KTRQ is inscribed in a circle with center O. A tangent ST touches the point P. If this angle is this much, then angle QP. Take S and Q on the same side of PQ. Okay, students, let's make a circle and let's make a quadrilateral, cyclic quadrilateral. Just 1 minute. And let's say we have the alphabet as
K, T, R and Q. So we need to draw tangent here at T, and we need to keep S and K on the same side. That means S is here and T is this side. Okay, students. Now angle PRQ is given as 130 degree, students, and we need to say angle QPT we need to find out. Okay, angle QPT. So let's join Q and P. So since it's a cyclic quadrilateral, students, angle PKQ will be 50 degrees because sum of opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. And now by alternate segment theorem, angle TPQ must be equal to angle PKQ, that is equal to 50 degrees. So we have obtained angle QPT or TPQ, they are the same thing. That is, answer is A. Okay, students, let's come to second last question. In a circle, O is the center, tangent TP T' is drawn on the point T. Angle and AP is a chord. Take T and A on the same side of OP. So we need to find T and A on the same side of OP. That means we need to take T on this side. Okay. So students, this angle is given as 130 degree. That means angle OPA will be equal to 180 minus 130 whole divided by 2, because OP equal to OA, so it's an isosceles triangle. So this is 25 degree. Now we need to find APT. So APT, students, will be nothing but 90 degree minus angle OPA, because we know that OP is perpendicular to PT since it's a tangent. So 90 minus 25, that we get 65 degree. That is, answer is C. Okay, students, 10th common term between these APs. So first AP, the common difference, let's call it D1, it is 4. Second AP, the common difference is 5. That means the AP of the common terms will have common difference as LCM of 4 and 5, that is 20. Now the first term of that common terms AP is 11. As you can see, 11 is common to both. And next term will be 31 because common difference is 20. Then 51, 71, etc. Now we need to find the 10th term of this AP. So 10th term is A plus 9 times D. So that is 191. Answer is A. Okay, students. So if you have not attempted the GTSE exam, please attempt it in the next slot, students. You have the next slot at 8 PM. You can just confirm from the website also. Okay. And also do not forget to attend the workshop on Monday. It's a very helpful workshop. And now let's go to the next section, students. Bye. Hello everyone. My name is Ankit Sharma and I welcome all of you at GoPrep. Friends, I am your mentor come friend for the mental ability test, and I hope that your GTS exam went really well, and if still you have not attempted it, then please do attempt it in the very next slot. The link for the same has been given at the description below. And now let us straight away start with the question discussion. Guys, ये पहला question है blood relation का, and hence I will be using certain sign convention. A male person will be denoted by the sign of plus. I will be denoting female by the sign of minus and couple by the sign of equals to. And hence guys, अब इसको follow करो. M multiplied by N
means M is the father of N. N minus J means N is the brother of J. J plus R means J is the mother of R. And finally R divided by L means R is the daughter of L. Now guys, J is the mother of R, but R is the daughter of L. Hence L will be the husband of J and L will be the father of R. And now the question is, how is L related to M? L कौन है M का? So L is the son-in-law of M. L is the son-in-law of M. That is the right answer. Clear everyone? Now coming to the next question. Now guys, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं. आपको बस करना यह है कि 44, 6, 4, 171, 19 इनके बीच कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि आपको 29 आ जाए. तो आपको इंश्योर करना है दैट द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड. और इसके लिए कौन से दो सिंबल्स को इंटरचेंज करना होगा? तो गाइज ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दैट डिवाइड एंड माइनस को इंटरचेंज कर दो. डिवाइड एंड माइनस को इंटरचेंज कर दो. दैट मीन्स डिवाइड विल बी कमिंग ओवर हियर एंड माइनस विल बी कमिंग ओवर हियर. प्लस एंड मल्टीप्लाई एज इट इज रहेंगे. नाउ गाइज, क्या आप इसको सॉल्व करके 29 ला पाओगे? गाइज, यू विल नॉट बी एबल टू डिवाइड देम कंप्लीटली. 6 जो है ये 44 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा एंड हेंस आंसर डेसिमल्स में आने लगेगा एंड हेंस ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन ए गलत है. अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि अब और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. नाउ गाइज, लेट अस कम टू ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. ऑप्शन बी है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को इंटरचेंज कर दो. सो गाइज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को इंटरचेंज कर दो. दैट मीन्स माइनस ये ऐसे ही रहेगा एंड 4 एंड 171 के बीच का प्लस ऐसे ही रहेगा. केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटरचेंज होगा. दैट मीन्स यहां पर मल्टीप्लाई आ जाएगा एंड यहां पर डिवाइड आ जाएगा. सो जस्ट सॉल्व दिस गाइज. जब आप इसको सॉल्व करोगे सो एज पर द बॉडमास रूल 44 तो एज इट इज रहेगा माइनस 24 प्लस जब इसको आप डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग 9. फाइन एवरीबॉडी. इसको फर्दर सॉल्व करो. 44 माइनस 24 इज 20 प्लस 9 will be equal to 29 and hence guys the left hand side is equal to the right hand side and hence this is the right option. Clear? इसी तरह से आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना होगा and yes, there is no other way to be very clear. Fine. Coming to the next question. Now guys, this is another very simple question. Fine. आपको बस इतना देखना है that W, B, P, S, G, M, O, L, J and last में क्या होगा? So guys, just follow it. Guys, O plus 4, P, Q, R, S, S plus 4, T, U, V, W. तो यहां पे क्या हो जाएगा गाइज? K plus 4, L, M, N, O. K plus 4, L, M, N, O. And hence, the answer will be the one which starts with K. So guys, answer तो यहीं पर ऑप्शन बी K, Q, G हो जाएगा और हम डायरेक्टली यहीं से आगे बढ़ सकते हैं. बट फिर भी अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर अगर एक से अधिक ऐसे ऑप्शंस होते जिनमें K होता तो हम क्या करते? तो गाइस फिर हम इनको फॉलो करते. B plus 5, C, D, E, F, G, G plus 5, H, I, J, K, L, L plus 5, M, N, O, P, Q. फिर यहाँ पे देखो K, N, Q आ रहा है एंड सिमिलरली वही पैटर्न आप यहाँ भी फॉलो करोगे. -3 यहाँ पे चल रहा है एंड ओवर हियर यू विल बी गेटिंग G. तो G, P minus 3 is M, M minus 3 is J, J minus 3 is G. Alright, so guys plus 3 means 3 steps ahead. A से 3 steps आगे जाओगे तो B, C and D. D से 3 steps पीछे आओगे तो C, B and A. Alright everyone, coming to the next question. Now guys, this is the matrix coding. Guys, matrix coding. अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं. That matrix is a combination of rows and columns. Matrix rows and columns का combination है. Rows are
horizontal in nature and columns are vertical in nature. रोज horizontal होते हैं, alright, and columns vertical होते हैं. एंड जब इनकी काउंटिंग की जाए, जब इनको हम काउंट करें तो पहले रो को काउंट करते हैं, देन कॉलम को काउंट करते हैं. ऑलराइट. और गाइज आपको यहां पर देखना है कि मिल्क का कोड किस ऑप्शन में बन रहा है. तो गाइज ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है. ऑप्शन ए को देखते हैं. ऑप्शन ए से गाइज हमें मिल्क चाहिए, MILK. तो ऑप्शन ए कह रहा है 9th रो एंड 8th कॉलम. पहला रो फिर कॉलम, पहला रो फिर कॉलम. तो 9th रो एंड 8th कॉलम, इनके इंटरसेक्शन में M बिल्कुल मिल रहा है. अब गाइस 6th रो एंड 6th कॉलम भी चेक करते हैं. गाइस 6th रो एंड 6th कॉलम I बिल्कुल मिल रहा है. नाउ गाइस 7th रो एंड 9th कॉलम, गाइस 7th रो एंड 9th कॉलम, गाइस ये तो K मिल रहा है, ये तो K मिल रहा है, L नहीं मिल रहा. And hence this option is gone. Fine everybody, is it very clear? And hence A cannot be the right answer. अब चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B. अब गाइस ऑप्शन नंबर B है 9th रो 8th कॉलम. तो गाइस 9th रो एंड 8th कॉलम you will be getting M. तो M तो आ गया. Now guys 7th रो एंड 9th कॉलम, गाइस 7th रो एंड 9th कॉलम तो आपको K देगा. 7th रो 9th कॉलम तो K देगा, हमें तो यहाँ पर I चाहिए था. हेंस इवन ऑप्शन B कैनॉट बी द करेक्ट आंसर. अब आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट अस कम टू ऑप्शन नंबर C, 9th रो एंड 8th कॉलम. सो गाइस 9th रो एंड 8th कॉलम बिल्कुल आपको M दे रहा है. नाउ 8th रो एंड 6th कॉलम, गाइस 8th रो एंड 6th कॉलम आपको I दे रहा है. नाउ 7th रो एंड 7th कॉलम, गाइस 7th रो एंड 7th कॉलम L भी दे रहा है. नाउ 9th रो एंड 9th कॉलम, 9th रो एंड 9th कॉलम आपको बिल्कुल K दे रहा है. एंड हेंस दिस इज द राइट आंसर. तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश मत करो. देयर आर वेरियस वेज ऑफ राइटिंग M, वेरियस वेज ऑफ राइटिंग I, various ways of writing L and K, and hence use the options to eliminate. Fine everybody, the answer is option number C. ठीक है, जहां पर आंसर आ जाए वहां पे रुक जाओ, आंसर मार्क करो और आगे बढ़ जाओ. नाउ गाइज कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. गाइज यहां पर भी आप देख सकते हो 5 ब्लैंक्स हैं. देयर आर 5 ब्लैंक्स और इन 5 ब्लैंक्स को आपको फिल करना है और इन्हीं ऑप्शन से फिल करना है, इन्हीं में से किसी ऑप्शन से फिल करना है. और सारे ऑप्शन में देखो 5 लेटर्स हैं. जब यहां 5 ब्लैंक्स हैं तो सभी ऑप्शन में देखो 5 लेटर्स हैं कि नहीं है. तो गाइज आप अगेन ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करो. सो इट सेज R R Q R Q, R R Q R Q. चेक करो क्या कोई पैटर्न दिख रहा है. Q Q R R, R R Q Q, R Q R R Q Q R Q. नो, नॉट एट ऑल, पैटर्न नहीं है. ए आंसर नहीं हो सकता. बी को चेक करो. बी सेज Q R Q Q R, Q R Q Q R. और गाइस अब पैटर्न देखो, डबल Q R Q डबल R, डबल Q R Q डबल R, डबल Q R Q डबल R, डबल Q R Q डबल R. बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. सो गाइस इसी तरह से ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेट करना है और यहां पर हमें एक पैटर्न ढूंढना है. ऑलराइट एवरीबॉडी, सो विद दिस वी कम टू एन एंड. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड नाउ जस्ट let us move on to the next question. But just before that, guys, on Monday you will be having a workshop. Monday को आप सभी के लिए एक workshop होगा. Please do attend the same. And now let us move to the next section. Thank you.